ओके, वेलकम बैक वंस अगेन। ये है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसे शुरू करने से पहले चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 हमको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे जो पिछले चैप्टर्स में से हम उठाएंगे डायरेक्टली। यस, सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। फिर उसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन उस चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर नंबर 6 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले तो ये शब्द का मतलब समझ लेते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन मतलब ये तुमने पहले भी ऑलरेडी सुन रखे है ना, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स में हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसमें हमने देखा था कि अगर तुम्हें किसी चीज को कंडक्शन से चार्ज करना है तो कंडक्शन से चार्ज करने का तरीका क्या होता था कि तुम एक चार्ज्ड मटेरियल लो। ये मान लो तुम्हारे पास चार्ज्ड मटेरियल, इस चार्ज्ड मटेरियल को तुम किसी अनचार्ज्ड मटेरियल के साथ टच करा दो, तो जो एक इलेक्ट्रॉन या फिर कोई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इससे चार्जिंग तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन एक दूसरे तरीके की चार्जिंग होती थी जिसको हम बोलते थे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस चार्जिंग बाय इंडक्शन में तुम्हें मटेरियल को टच कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी, दूर से ही चार्जिंग हो जाती थी। यहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग तुम पॉजिटिव चार्ज अगर ले आओ, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, इसके पास तुम कोई न्यूट्रल कंडक्टर रख दो, ठीक है, अभी टच नहीं कराया लेकिन यहीं से ना ये पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद तुम इसको अर्थ के साथ टच करा दो, फिर इसकी चार्जिंग हो जाएगी। इस तरह की चार्जिंग को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यस, तो इंडक्शन में हमेशा तुम याद रखना, जब भी तुम्हारा वर्ड आ जाए इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है कि तुम किसी चीज को कर रहे हो बिना हाथ लगाए। हम्म, तो यहां पे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कि हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ रिलेशनशिप देखेंगे और जिसमें एक्चुअल टचिंग नहीं होगी। यस, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में ऑलरेडी मैंने काफी सारे रिलेशनशिप्स पढ़ रखे हैं, राइट। सबसे पहले था एक बायट-सैवर्ट्स लॉ, कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है तो यहां से पी डिस्टेंस दूर पे तुम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दिस इज वन काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि अगर मान लो किसी जगह पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने कोई कंडक्टर रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, या फिर करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे जो करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है इस पे कुछ फोर्स लगती है। यस, तो ये भी एक दूसरा रिलेशनशिप हो गया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में। और एक तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि मान लो यहाँ पे कोई करंट कैरिंग लूप है आई, इस करंट कैरिंग लूप की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मतलब कि ये करंट कैरिंग लूप अपने आप में एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये एक तीसरा रिलेशनशिप हो गया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। इसी तरीके से हम अभी एक और रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। लेकिन इससे इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं कि ये चैप्टर शुरू करने से पहले तुम्हें अपने पिछले वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे से आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि इसमें हम पिछले चैप्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स एंड देन स्टार्ट विद दिस क्लास। जैसे कि पिछले चैप्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हम अब यूज करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने डोनेट किया था फाई ई से, राइट। वहां पे चैप्टर नंबर 1 में हमने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इसकी यूनिट क्या होती थी, वेबर। यस, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेबर। तो हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट ऑफ एनी चार्ज, या फिर द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया।
उसी को हम बोलते थे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस को अब मैं बोल दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ अ सर्टेन चार्ज। उसको हम बोल देते थे कि ये चार्ज का फ्लक्स है। और गॉस लॉ भी तो यही था ना, जब हमने बाद में आगे जाके गॉस लॉ पढ़ा, तो गॉस लॉ भी इसी पे बेस पे डिपेंडेंट था। ना गॉस लॉ में हम क्या बोलते थे कि अगर किसी जगह पे लेट्स से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारे पास, लेट्स से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहां पे तुम्हारे पास एक एरिया है, दिस इज अ डिस्क, और इसका एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो हमने क्या बोला था कि इस एरिया में से जो नंबर ऑफ लाइंस निकल जाएंगी, दैट नंबर ऑफ लाइंस वुड बी इक्वल टू E इनटू एरिया, और दिस वुड बी E इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर तुम्हें नंबर ऑफ लाइंस बढ़ानी है इस एरिया में से, अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास हो, तो या तो तुम ई को इंक्रीज कर दो। ई को इंक्रीज करने का मतलब क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, यहां से लाइंस पास पास में हो जाएंगी ना। अगर ई बढ़ जाता है तो तुम्हारी लाइंस पास पास में हो जाएंगी। तो मतलब कि अगर तुम्हें नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ाना है यहां से, तो तुम ई को इंक्रीज कर दो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, तुम ए को इंक्रीज कर दो। अगर मैं एरिया यहाँ पे बड़ा एरिया ले लूं, तो इस एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस जो पास होंगी वो बढ़ जाएंगी। तो नंबर ऑफ लाइंस को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो ई को इंक्रीज कर दो या फिर एरिया को इंक्रीज कर दो। दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो ई को इंक्रीज कर दो या फिर ए को इंक्रीज कर दो। हुँ? लेकिन सोच के देखो, ये तो एंगल इन दोनों के बीच में, इसका एरिया वेक्टर था लाइक दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसी है, दोनों के बीच में एंगल इज 0 डिग्री। लेकिन अगर ये लाइंस किसी एंगल पे जा रही होती, मान लो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस एंगल पे जा रही हैं, और जो हमारा सरफेस है वो ऐसा का ऐसा ही है, तो हमें यहां पे पता करना है कि कितनी लाइंस इस सरफेस में से निकलेंगी, कितनी लाइंस इस सरफेस में से नहीं निकलेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बन रहा है ना, थीटा। तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको तुम बोल सकते हो E cos ऑफ थीटा, और एक तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको तुम बोल सकते हो E sin ऑफ थीटा। तो जो E sin थीटा है, मतलब कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये जो सारी लाइंस ऊपर जा रही हैं, तो ऊपर जाने वाली लाइंस में से कोई भी लाइन इस एरिया में से पास नहीं होगी ना, ये क्योंकि एरिया खुद ही ऐसे वर्टिकल है। लेकिन ये जो सारी लाइंस हैं जो सीधा सीधा जा रही हैं आगे, ये सारी की सारी पास हो जाएंगी एरिया में से। मतलब कि जो नंबर ऑफ लाइंस हैं पासिंग थ्रू दिस एरिया, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी इक्वल टू E cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया, या फिर तुम इसको बोल सकते हो E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी। और E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यहां पे थीटा क्या है तुम्हारा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो मतलब कि यहां पे तुम लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E डॉट ए। That means number of lines passing through certain area is E dot A. Yes. और इसी को यूज करके हमने गॉस लॉ बनाया था। गॉस लॉ में एग्जैक्टली हमारा क्या था, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया हमने निकाल लिया E डॉट एस। तो गॉस लॉ में इसी को यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। वो किस तरीके से हमने निकाला था, हमने बोला था कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, क्यू चार्ज है उस पे, तो इसमें से जो नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकल रही होंगी, दैट नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम दिस वुड बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो इसी फंडे को यूज करके गॉस लॉ हमको मिला कि अगर तुम्हारे पास कोई भी चार्ज है Q, इसके अराउंड तुम कोई भी गॉसियन सरफेस बना लो विच कंप्लीटली एनक्लोजेस दिस चार्ज, तो जो यहां से लाइंस बाहर निकल रही होंगी दोज लाइंस वुड बी Q by एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे एरिया में से जो लाइंस बाहर निकलेंगी दैट लाइंस वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस एरिया डॉट प्रोडक्ट विद सरफेस एरिया। तो हमने यहां से गॉस लॉ बनाया E डॉट S इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस लॉ बन जाएगा अगर तुम्हारा सरफेस एरिया बिल्कुल ही सिमेट्रिक है, जैसे कि होलोस्फीयर है या फिर सर्कल है या फिर अगर क्यूब है तो तुम्हारे 6 सरफेसेस बन जाएंगे। तो अगर जनरल तुमको लेना, तुम्हारे पास बहुत सारे सरफेसेस बन गए, तो तुम लिख सकते हो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट S। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफाइन किया गॉस लॉ, राइट। अब इसी प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा यूज करेंगे और हम एक नई टर्म को डिफाइन करेंगे अभी, एंड दिस न्यू टर्म इज मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं तुम्हारी, उसी तरीके से तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम उसी तरीके से डिफाइन करते हैं जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किया। सो यू कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका सिंबल क्या बन जाएगा अभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल क्या था, फाई E, मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई M, यूनिट सेम ही रहेगी, वेबर, बिकॉज सारी की सारी डेफिनेशन सेम है, पूरा फंडा सेम है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ magnetic field lines. This time this is magnetic field lines passing through a certain area बोल लो या फिर surface बोल लो, कुछ भी बोल लो इसको। अगर तुम्हें यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना है टू बी वेरी प्रिसाइज, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो passing perpendicularly। ये बहुत ही ज्यादा, अगर तुम्हें करेक्ट डेफिनेशन लिखनी है, ये पूरा प्रिसाइज अगर हम हो तो these lines are passing perpendicularly। ओके, सो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इस तरीके से जा रही हैं, मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, आई एम सॉरी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास कोई एरिया है, दिस इज एरिया ए। मैग्नेटिक फील्ड ने जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया दैट इज थीटा। तो इस एरिया में से जो लाइंस बाहर निकल जाएंगी उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, एंड दिस वुड बी इक्वल टू B dot A, or in other words you can say this is equal to B into A into cos of theta. This is magnetic flux. Okay, so ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो तुमको आनी चाहिए थी, और अब हम बेसिकली प्रॉपरली इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। So the name of the chapter is once again electromagnetic induction. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यार बहुत सारे हमने रिलेशंस ऑलरेडी देख रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में। मान लो कहीं किसी तार में से करंट जा रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने कोई करंट कैरिंग वायर रखी है या करंट कैरिंग लूप रखा है तो उस पर फोर्स लग जाती है, या फिर कोई करंट कैरिंग लूप है उसके अंदर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। थिंग्स लाइक दिस हमने बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे। लेकिन अब हम एक अगली चीज देखने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा पहली बार तो सुनने में मैजिकल सी लगती है कि यार ये कैसे हो गया। लेकिन इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैं तुमको डेफिनेशन दूंगा, अगर बहुत ही रूडिमेंट्री डेफिनेशन, वो ये है
कि अगर तुमने कोई सिंपल कॉपर की तार बिना किसी बैटरी के साथ अटैच किए हुए, अगर तुमने कोई सिंपली कॉपर की तार किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दी और वो मैग्नेटिक फील्ड हिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड कभी 3 टेस्ला हो गया, 2 टेस्ला हो गया, 1 टेस्ला हो गया, 4 टेस्ला हो गया, 5 टेस्ला हो गया। मतलब कि अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉपर की तार पड़ी है, तो उस कॉपर की तार में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Electromagnetic induction is if a copper wire which is not attached to any of the battery, nothing, कॉपर वायर है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन बैटरी के साथ अभी कुछ कनेक्ट नहीं किया, उसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इस पे बताओ कोई फोर्स लगनी चाहिए या नहीं? नहीं लगेगी फोर्स इस पे, क्योंकि अभी उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम वेरी करते रहें, दैट मींस 4 टेस्ला, 5 टेस्ला, 3 टेस्ला, 2 टेस्ला, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो ये कॉपर की तार जो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, इस कॉपर की तार के अंदर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म ने इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस कर दिया, इंडक्शन बोलते हैं हम उसको, बिना हाथ लगाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। एक तो दूसरा तरीका था हार्डकोर तरीका, कि तुम एक कॉपर की तार ले आओ, बैटरी कनेक्ट करो, टर्मिनल के साथ ज्वाइन करो, फिर बटन दबाओ। ठीक है, इसमें तो क्या है, सेल तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपनी तरफ, तो लूप क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहां पे दूर से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस चीज को जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था फैराडे। ठीक है, सबसे पहले जिस इंसान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में एक्सपेरिमेंट किया, जो इसके बारे में लॉज निकाले, वो इंसान का नाम था फैराडे। तो इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। सबसे पहले फैराडे ना, फैराडेज के हम लॉज लिखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन लॉज लिखने से पहले हम ये चेक कर लें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। जिस तरीके से मान लो मैं तुम्हें बोलूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाने से पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं ना कि उसके सिर पे सेब आके गिरा, तो उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि सेब आके गिर गया। फिर लॉ क्या निकाला, F इज इक्वल टू GM/m/r²। सिमिलरली फैराडेज लॉज को पढ़ने से पहले एक बार ये चेक करें कि इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया। ऑब्जर्वेशंस। सो फैराडे एक साइंटिस्ट थे, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने पता क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, लेट्स से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। इन्होंने यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, ठीक है जी। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन्होंने रख दी एक कॉपर की तार, ऐसे गोल गोल करके लूप बना के, ठीक है। नाउ टू क्लैरिफाई वंस अगेन, ये सिंपली एक कॉपर की तार है, इसमें करंट वरंट अभी कुछ नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है। तुमने कोई बैटरी वैटरी कनेक्ट नहीं किया, तुम बाजार से लेके आए जिसको तुम हाथ लगा लेते हो बड़ी आसानी से। मान लो ये इंसुलेटेड भी है नहीं, पूरी छिली हुई है कॉपर की तार, उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से रख दी और यहाँ पे लगा दिया इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो क्या अभी कुछ होगा? सो द आंसर इज नोप, अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने जस्ट एक कॉपर की तार रखी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुम अगर किसी कॉपर की तार को रखोगे तो कुछ नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं प्लास्टिक का पेन रख दूं तो कुछ नहीं होगा, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कॉपर की तार रख दिया तो कुछ भी नहीं होगा। यस, अगर इस तार में से करंट फ्लो कर रहा होता फिर बोल सकते थे हम कि इस पे फोर्स लगेगी, तार के ऊपर कुछ टॉर्क लगेगा, डाइपोल बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, वो बात की बात है। अभी तो सिर्फ कॉपर की तार है ना। जिस तरीके से तुम कोई कागज रख दो, प्लास्टिक रख दो, इंसुलेटर रख दो, कुछ भी रख दिया, इस तरीके से तुमने कॉपर की तार रख दी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कॉपर की तार के ऊपर तो कोई फोर्स लगा नहीं सकता, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल तो है नहीं कॉपर, है ना। अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता वो तो चलो खिंच विच जाता, लेकिन ये मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, तो यहाँ पे तार सिंपली इसी तरीके से पड़ी हुई है। तो फेराडे ने उसके बाद क्या किया, उनके दोनों पंगे लेके देख रहे थे इसके साथ, कभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व कर दिया किया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने लगाया यहाँ पे, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को ये चेंज करना स्टार्ट कर दें, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने वेरी करना स्टार्ट कर दिया, कभी बढ़ा दिया, कम कर दिया, बढ़ा दिया, कम कर दिया, कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्चुएट करते ही इस कॉपर की तार में से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज मैजिकल। हमने हमने इस तरीके की चीज अभी तक पढ़ी नहीं है। हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी तार में से करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, उस पे फोर्स लगेगी। लेकिन ये वाली चीज तो बहुत ही ज्यादा मैजिकल होगी। वो बोल रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कॉपर की तार रखी है और इस मैग्नेटिक फील्ड को तुम वेरी करना स्टार्ट कर दो, तो इस कॉपर की तार में से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, और इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। सो पहली चीज लिखते हैं हम। सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फेराडे वाज, when magnetic field, that means B, fluctuates, when magnetic field fluctuates, current starts flowing in the coil. मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्चुएट करते ही इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, एंड दिस करंट is called induced current. And this current is called induced current. Okay, so this was the first observation of Faraday. अब देखते हैं फेराडे की दूसरी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद फेराडे ने क्या किया, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्चुएट करा के देखा, तो देखा कि जैसी मैग्नेटिक फील्ड अगर फ्लक्चुएट होती है तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि करंट इंड्यूस हो जाता है। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, और जो यहां पे ये जो कॉइल थी ना, कॉइल का रेडियस चेंज करना स्टार्ट कर दिया किसी तरीके से। अब तुम ये मत पूछना ये कैसे किया, लेकिन किसी तरीके से ना ये जो आर था इसका, ये मान लो 1 मीटर का था, इस रेडियस को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कुछ ना कुछ करके किया होगा उन्होंने, रेडियस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया या फिर रेडियस को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने नोटिस किया व्हेन रेडियस फ्लक्चुएट्स मतलब क्या चीज चेंज हो रही है, इस कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है। तो बेसिकली उन्होंने नोट किया व्हेन एरिया ऑफ द कॉइल फ्लक्चुएट्स, when area of the coil fluctuates, once again a current starts flowing in the coil, and this current is called induced current. मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करने लगे तो भी एक करंट फ्लो करता है, अगर रेडियस कम या फिर ज्यादा होने लगे तो भी यहाँ पे एक करंट प्रोड्यूस होता है, उसको भी हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो फिर उन्होंने उसके बाद और पंगे लेके देखे, दो चीजें तो उन्होंने नोटिस कर ली। उसके बाद एक और पंगा लेके देखा, उन्होंने बोला कि
मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट रखते हैं और करंट और ये जो लूप है इसके रेडियस को भी कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन इस लूप को ना घुमाते हैं थोड़ा। इस लूप को इन्होंने अपनी एक्सिस के अराउंड इस तरीके से घुमाना स्टार्ट कर दिया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उन्होंने तीसरी चीज नोटिस की कि अगर इस लूप को हम घुमाना स्टार्ट कर दिए तो एक बार दोबारा से करंट इसमें इंड्यूस होता है, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो लूप को घुमाने से बेसिकली क्या चीज तुम चेंज कर रहे हो, तुम सोच के देखो। अगर मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर लाइक दिस, और ये तुमने जो कॉइल रखी है, दिस कॉइल इज आल्सो हॉरिजॉन्टल, तो इसकी जो सरफेस एरिया है, दिस सरफेस एरिया इज आल्सो इनटू द पेपर। दोनों के बीच में थीटा वाज इक्वल टू 0। अब अगर तुम इस कॉइल को घुमाना स्टार्ट कर दोगे इस तरीके से, अगर तुम इस कॉइल को यहां से अंदर पुश करना स्टार्ट कर दोगे, तो जब कॉइल घूमेगी तो इसका जो एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा ना इस तरीके से। दैट मींस द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो एक और चीज नोटिस की फैराडे ने, when angle between the area vector and the magnetic field fluctuates, once again there is a current which is produced in the coil, and once again this current is also called induced current. तो तीसरी चीज जो फैराडे ने नोटिस की, that was when theta, or you can say when angle between magnetic field and area of the coil vector fluctuates, once again a current starts to flow in the coil, and this current is called as induced current. These were the three observations of Faraday. उन्होंने चेक किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने किसी लूप को रखा है, किसी कॉइल को रखा है, इस कॉइल में अभी तुमने करंट पास नहीं कराया, उसके बाद या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्चुएट कराना स्टार्ट कर दो, या फिर तुम एरिया को फ्लक्चुएट कराना स्टार्ट कर दो, या फिर तुम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया को फ्लक्चुएट कराना स्टार्ट कर दो। इन तीनों ही केसेस में इस लूप के अंदर एक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब समझ रहे हो, बिना हाथ लगाए किसी चीज को प्रोवोक करना। अगर हम किसी चीज को बिना हाथ लगाए कुछ इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। या तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, जापान में तुमने सुना होगा, केरला में वी हैव अ मार्शल आर्ट्स फॉर्म व्हिच इज कॉल्ड एज कलरीपयट्टू इन इंडिया। उस कलरीपयट्टू से बाद में निकला कुंग-फू, और उस कुंग-फू का एक छोटा सा वहां पे छोटा सा कल्चर बना, जिसको हम बोलते हैं सैमुराई कल्चर। तो ये तुमने गेम्स वगैरह में देखा होगा बहुत सारा, दिस इज अ जापानीज नेम, सैमुराई कल्चर। तो उनकी एक गेम होती है, वो जो मंक्स को ट्रेनिंग देते हैं ना, मंक्स को वो ट्रेनिंग देते हैं वॉरियर बनने की। तो वॉरियर में उनको पहले वेपन वगैरह चलाना सिखा देते हैं, उसके बाद एक ट्रेनिंग होती है, उसमें एक गेम सिखाई जाती है। उस गेम का नाम होता है द सैमुराई गेम ऑफ एंगर इंडक्शन। उसका नाम है एंगर इंडक्शन। उसमें क्या होता है, तुम्हारे पास एक रिंग तरह की चीज होती है, यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, जैसे हमारा अखाड़ा होता है ना, इसके अंदर तुम्हारे दो मंक्स होते हैं जिनको लड़ना है। एंड द रूल्स ऑफ द गेम आर, तुम्हें दूसरे बंदे को हाथ नहीं लगाना, जिसने दूसरे बंदे को पहले हाथ लगा दिया वो हार गया। तो करना क्या है भाई गेम में, करना यह है कि दूसरे बंदे को बिना हाथ लगाए, यू अब्यूज हिम लेफ्ट एंड राइट, वट एवर यू वांट टू से दिस टू दिस पर्सन, तुम उसको जो बोलना है तुम बोलो, तुम्हें उसे हाथ नहीं लगाना, और जिसने पहले हाथ लगा दिया दैट पर्सन लूजेस द गेम। मतलब कि बिना टच किए यू हैव टू इंड्यूस। See, this is a patience game, they were trying to teach patience and stability to the monks. Yeah, but what we have to notice here is कि induction मतलब क्या होता है, बिना टच किए if you can provoke something in somebody else, this is what is called as induction. तो यहां पे हमारे वाले केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, ये फ्लक्चुएट होके उस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको इंड्यूस्ड करंट। एंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर हम थोड़ा सा दोबारा से एक बार नोट करके देखें किन किन चीजों की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। पहली चीज तो ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट कर जाए तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज है, अगर तुम्हारा एरिया फ्लक्चुएट कर जाए तो भी एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, दिस इज नंबर 2। तीसरी चीज है, अगर बी और ए के बीच का जो थीटा है वो चेंज हो जाए, या फिर कॉस थीटा है वो चेंज हो जाए, तो भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो क्या हम अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें, फ्लक्स की बात कर रहे हैं क्या अपन? इन तीन चीजों का जो प्रोडक्ट है वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना भाई, या? क्योंकि what your flux is, magnetic flux is basically B dot A, or in other words your magnetic flux is B into A into cos of theta। तो जब हम बोल रहे हैं कि B चेंज हो गया, B चेंज हो गया मतलब फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर हम बोल रहे हैं A चेंज हो गया, A चेंज हो गया तो मतलब फ्लक्स भी चेंज हो गया। अगर हम बोल रहे हैं कि थीटा चेंज हो गया, थीटा चेंज हो गया तो मतलब फ्लक्स भी चेंज हो गया। तो मतलब कि 3 पॉइंट्स लिखने की जरूरत है ही नहीं, एक ही पॉइंट लिख दो कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगा। या 3 पॉइंट्स लिखने की बजाय मैं ऊपर थोड़ी सी जगह बना रहा हूं यहां पे, तो इन 3 पॉइंट्स को अलग अलग लिखने की बजाय क्या हम एक ही पॉइंट लिख सकते हैं? एंड दिस पॉइंट इज व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट्स, when magnetic flux fluctuates, current starts flowing in the loop, and this current is called the induced current. And this is Faraday's first law. Faraday's first law is whenever a loop which is placed in a magnetic field, whenever its magnetic flux fluctuates, then a current is induced in this loop or coil. Okay, please take a minute. वैसे तो तुमने साथ साथ में नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं किया देन जस्ट टेक अ मिनट और इसको नोट कर लो, फिर हम अगली चीज पढ़नी स्टार्ट करेंगे। देन विल प्रॉपरली राइट Faraday's laws। ओके, okay, done। Please give me a thumbs up when you're done। okay, okay, अच्छा यार, एक एक और चीज बताओ मेरे को यहाँ पे। हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, इस वायर में से करंट फ्लो करना शुरू हो गया एकदम से। लेकिन करंट फ्लो ही क्यों करता है जब हमारे पास एक कॉपर की तार थी? जब एक हमारे पास कॉपर की तार थी, हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर से हम चेक करते थे कि इस वायर में करंट है कि नहीं। तो करंट फ्लो करने से पहले एक जरूरी चीज क्या है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड होनी चाहिए, राइट? इस बैटरी के पास कुछ ईएमएफ होगा। अगर इस बैटरी के पास ईएमएफ होगा तो उस ईएमएफ की वजह से ही यहाँ पे करंट फ्लो करता है ना। तो मतलब कि अगर हम बार बार बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्चुएट करने की वजह से इस वायर में से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, तो हम बोल रहे हैं कि करंट इज इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड। लेकिन करंट इंड्यूस्ड करने की बजाय भी अगर मेरे को फंडामेंटल लेवल पे बात करनी है तो मैं ये बोलूंगा ना कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। When magnetic flux fluctuates, to be very precise, I should write an EMF is induced in the coil. When magnetic flux of the coil fluctuates, an EMF is induced in the coil, and because of this EMF, a current starts flowing in this coil, which is called as induced current. Because of this EMF, a current starts flowing in the coil, which we call as
induced current, and this EMF which is produced, this is called as induced EMF. ओके, नए पेज पे चलते हैं, फैराडेज लॉज लिखते हैं, मजा आएगा तुमको यहाँ पे. सो दिस इज फैराडेज लॉज. अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए फैराडे ने हमको दो लॉज दिए. पहला लॉ तो बहुत ही सिंपल है, पहला लॉ तुमने ऑलरेडी लिख लिया है. whenever magnetic flux associated with the coil fluctuates, whenever magnetic flux associated with the coil fluctuates, an EMF is induced in the coil, and because of this induced EMF in the coil, there is a current which is flowing in the coil which we call as induced current. अब देखो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉइल तुम्हारी सर्कुलर ही हो. तुम्हारा मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड था, लेट्स से दिस वाज मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो तुम्हारी कॉपर की तार है वो इस तरीके से पड़ी है. ये तुम्हारी कॉपर की तार है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है. सो इस केस में अगर तुम्हारा बी फ्लक्चुएट करेगा, अब भी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगी. ईएमएफ तो अब भी कॉपर की तार में इंड्यूस होगी, लेकिन अब क्योंकि लूप कंप्लीटेड नहीं है तो इसमें से करंट नहीं फ्लो करेगा, है ना. ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि ये कॉपर की तार है, तुमने इसमें ईएमएफ, तुमने बैटरी लगा दी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स ने चलना स्टार्ट किया, फिर इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकल गए. बाहर तो निकल नहीं सकते, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से चलना स्टार्ट भी करेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है तो तुम्हें इस लूप को गोल करना पड़ेगा. ये वायर को अगर तुम गोल कर दो, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लक्चुएट होने पे ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, और इस ईएमएफ के इंड्यूस होने पे करंट भी इंड्यूस होगा. ठीक है. ऑब्जेक्टिव में कभी कभी हमको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट हो रहा है, कि एक कॉपर की तार है, देयर इज अ कॉपर वायर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट्स, करंट flows in the copper wire. Current always flows in the copper wire. True or false? The answer is false. Current EMF is always induced. EMF हमेशा उसमें इंड्यूस होगी, लेकिन करंट इसमें तभी फ्लो करेगा when this is a circular wire or loop. ओके, सो इसको तुम अपने शब्दों में नोट लिख लेना नीचे, कि जरूरी नहीं है कि करंट फ्लो करे ही करे, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये जरूरी है. ठीक है, इसको तुम नीचे लिख लो यहाँ पे एज अ नोट. जस्ट राइट दिस, कि लूप सर्कुलर होना चाहिए तुम्हारा, तभी उसमें से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा. ठीक है, एक दूसरी चीज लिख लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज नोट नंबर 1. नोट नंबर 1 इज कि योर लूप हैज टू बी सर्कुलर फॉर करंट टू फ्लो थ्रू इट. और दूसरा नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोट नंबर 2 इज, जैसे ही तुमने ये फ्लक्चुएट, अब तुम्हारा ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ? क्योंकि तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट कर रहा था. और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहेगा? जब तक तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट कर रहा है, तब तक ये ईएमएफ इंड्यूस्ड रहेगा वहां पे. Yeah, your induced EMF will suddenly stop when the fluctuation stops. तुम नोट नंबर 2 लिख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. The moment fluctuation of magnetic flux stops, the moment fluctuation of magnetic flux stops, EMF becomes zero.
दिस इज सेकंड नोट। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इसके बारे में। तो मान लो ये तुम्हारा सर्कुलर लूप, ये इस तरीके से है कुछ। अब तुम देखो ये ना सिर्फ कॉपर की वायर ही है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं हल्का सा, यहाँ पे नीचे हम लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। अब तुम देखो ये ना जस्ट एक कॉपर की वायर है, इसमें बैटरी वैटरी हमने कुछ नहीं कनेक्ट की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रखेंगे मैग्नेट, इसको तुम मान लो नॉर्थ, इसको तुम मान लो साउथ। तो यहाँ पे क्योंकि बैटरी वगैरह कोई कनेक्टेड है नहीं है, तो इसका मतलब इस लूप में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी, G इज इक्वल टू 0, करंट इज इक्वल टू 0। और ये जो मैग्नेट हमने रखा है, इसकी वजह से कुछ लाइंस बनेंगी इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे आर फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। तो मतलब कि ये जो कॉयल है, इस कॉयल के थ्रू एक मैग्नेटिक फ्लक्स तो पास हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस तो इसके अंदर में से पास हो रही हैं, एंड वी कैन कैलकुलेट दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज B इंटू A इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन अभी भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 ही शो करेगी, क्योंकि मैग्नेट तुम्हारा वहां पे स्टेबल है, फ्लक्स तुम्हारा स्टेबल है। अब तुम सोच के देखो, तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, इस ये जो मैग्नेट है ना, इसको जोर जोर से ऐसे हिलाना स्टार्ट कर दो। मैग्नेट को पहले यहां पे ले जाओ पीछे। अगर मैग्नेट को तुम पीछे ले गए, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कम हो जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। उसके बाद मैग्नेट को वापस ले आओ, अब यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, फिर वापस ले जाओ, फिर इधर ले आओ, फिर वापस ले जाओ, इधर ले आओ। मतलब कि तुम मैग्नेट को इस तरीके से फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर दो। अगर तुम मैग्नेट को इस तरीके से फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर दोगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में एक रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो फेराडेज का जो फर्स्ट लॉ था, उसे लिखने का एक और तरीका भी है, जो हमने ये लिखा था फेराडेज फर्स्ट लॉ। दिस इज फर्स्ट लॉ, ओके। फेराडे का हम फर्स्ट लॉ ही कर रहे हैं अभी तक। फर्स्ट लॉ को सबसे पहला तरीका लिखने का तो ये है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट्स एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, जिसकी वजह से करंट इज इंड्यूस्ड। दूसरा तरीका सेम चीज को लिखने का, दूसरा तरीका क्या है, when there is a relative motion between coil and the magnet. When there is a relative motion between coil and magnet and an EMF is induced in the coil. दूसरा तरीका सेम चीज को लिखने का क्या है, when a relative motion, when a relative motion happens between coil and मैग्नेट। रिलेटिव मोशन होने का मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज हो रही है। बेसिकली बात तो वही है, कहने का तरीका अलग हो गया, क्योंकि रिलेटिव मोशन अगर तुम कर रहे हो, चेंज तो बेसिकली फ्लक्स ही कर रहे हो ना। सो व्हेन रिलेटिव मोशन हैपेंस बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, once again you can say an EMF is induced in the coil, and thus current starts to flow. ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है, उसको तुम इंड्यूस्ड करंट बोलते हो, और यहाँ से जो ईएमएफ फ्लो करती है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हो। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, बट दिस इज द फर्स्ट लॉ, राइट। तो एक काम करते हैं यार, दिस इज 8:20 नाउ। जो फेराडे का सेकंड लॉ है ना, फर्स्ट लॉ में तो उन्होंने ये बता दिया कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। सेकंड लॉ में फेराडे ने हमको ये बताया कि ईएमएफ चेंज होने की वजह से कितना करंट प्रोड्यूस होगा, या फिर कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी।
यस तो एक काम करते हैं, हम आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। हम कल मिलेंगे 7:30 बजे और कल हम बात करेंगे ये फैराडेज के सेकंड लॉ की, फिर उसके बाद हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। All right, everybody, please give me a thumbs up अगर समझ में आ गया तो. If you have any questions, you can please unmute yourself. Okay. I will be sending this video to you now. Please अपने अपने notes बना लेना. It's very important. पिछली classes revise कर लो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि अभी आज की क्लास तो फिर भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, लेकिन अभी इन द कमिंग क्लासेस हम पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज करना स्टार्ट कर देंगे. सो मेक श्योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, 2, 3 and 4 आर एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दोज कॉन्सेप्ट्स. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी टुडे. आई विल सी यू टुमारो 7:30 PM. इसके नोट्स बना लेना फॉर श्योर. ओके, ऑलराइट, बाय बाय.